स्वागत है आप सभी का एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नया टॉपिक जो कि है एनिमल राशन पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि राशन क्या होता है, राशन किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, कौन कौन से राशन होते हैं और पशुओं को इनकी क्यों आवश्यकता होती है। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि जो आपके कुछ न्यूट्रिशन से पोषक तत्व थे, उन सभी पोषक तत्वों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे आपने पढ़ा था कि पशु आहार में जो मुख्य अवयव पाए जाते थे, एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, वो कौन कौन से थे आपके? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, आपके फैट, खनिज लवण, मिनरल्स और वाटर। तो आज इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए आपके सामने एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसमें हमने सबसे पहले दो हिस्से में डिवाइड किया है। एक है आपका वाटर या जल और दूसरा है आपका ड्राई मैटर या शुष्क पदार्थ, इसको अजल भी कहा जाता है। फिर अजल को तीन हिस्सों में डिवाइड किए हैं, ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक और विटामिन्स में। फिर ऑर्गेनिक को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है, नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस में। जो नाइट्रोजिनस है उसमें क्रूड प्रोटीन आता है और क्रूड प्रोटीन को वापस से दो हिस्से में डिवाइड किए हैं। नॉन नाइट्रोजिनस में फैट और कार्बोहाइड्रेट आता है और कार्बोहाइड्रेट को वापस से दो हिस्से अर्थात सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिवाइड किया गया है। अब अगर ये क्लासिफिकेशन आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया, तो हो सकता है शायद आपको समझ ना आया हो। इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए कि देखिए सबसे पहले क्या होगा कि किसी एलिमेंट में पानी हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। तो जिसमें होगा वो वाटर होगा, जिसमें नहीं होगा वो ड्राई मैटर। अब आपका जो सूखा पदार्थ है वो तीन हिस्सों में डिवाइड है। किसमें है? ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक और विटामिन्स। अब जो आपका ऑर्गेनिक वाला है, कार्बनिक वाला पदार्थ है, वो वापस से दो हिस्से में है। एक जिसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा और एक जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाएगा। अब जिसमें नाइट्रोजन पाया जा रहा है उसको प्रोटीन मान लीजिए और जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जा रहा है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट को दो हिस्से में तोड़ दीजिए, एक आपका घुलनशील होगा और एक आपका अघुलनशील होगा। इतना ही काफ़ी है। अब पेपर में सवाल कैसे पूछा जाता है? आपको पूछा जा सकता है कि फैट जो है या वसा जो है वो आपका कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, या ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट है वो नाइट्रोजनस है कि नॉन नाइट्रोजनस है। तो ये कुछ सवाल आ सकते हैं आपके। चलिए इसके बाद हम कुछ आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक के बाद एक देखते हैं कि उनकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो है विटामिन। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। जो आपके नेचुरल फूड मटेरियल्स हैं उसमें आपका विटामिन्स मिल जाता है। विटामिन जो है शरीर के जैविक कार्यों के लिए आवश्यक है। अगर आपने पहला क्लास लिया है तो उसमें हमने देखा, बताया था मैंने कि विटामिन्स जो रहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं शरीर के सामान्य विकास के लिए, अर्थात सामान्य विकास का मतलब क्या है, जो कार्य होंगे उनके लिए आवश्यक होता है। अच्छा, विटामिन शब्द को सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वैज्ञानिक का नाम पूछ सकता है कि विटामिन की खोज या विटामिन का जो सर्वप्रथम नाम था वो किसने दिया था? तो फंक ने। अब ये जो दो चीज़ आपको दिख रही है ना, इसको तो आपको पता नहीं कितने ही सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑलमोस्ट ये हर साल या फिर एक या दो साल के गैप में ये क्वेश्चंस आते ही हैं कि निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है और निम्न में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं वो हैं ए, डी, ई और के, और जो जल में घुलनशील है वो है आपके बी और सी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। अब विटामिन जो है आहार में ना बहुत ज़्यादा, जो आपका न्यूट्रिशन है ना उसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, ठीक है, क्योंकि ये वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन इसकी जो अल्प मात्रा भी है ना, अगर इसको थोड़ी भी मात्रा आपको मिल रही है, आवश्यक तथ्य तो है, मतलब आवश्यक अवयव तो है, पर अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एकदम से क्या बोल सकते हैं कि भर भर के खा रहे हैं, ठीक है, इसकी मात्रा मिलीग्राम या उससे भी कम में मापी जाती है। अब देखते हैं कि कुछ विटामिन्स होते हैं जिनके नाम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी को क्या कहते हैं या विटामिन सी को क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से ये बीमारी होता है, या फिर आपको उसका स्रोत पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम या जिसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से, ठीक है, क्या होता है, रतौंधी नामक एक रोग रोग होता है। रतौंधी को क्या बोलते हैं? आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या रहता है,
जो प्रकाश है ना, मंद प्रकाश दिखाई देती है, चीज़ें धुंधली होने लगती है। इसको छोड़ के और आपका कौन सा बीमारी है, किरेटो मलेशिया। ठीक है, क्या नाम है, किरेटो मलेशिया। ये भी आपकी एक बीमारी है। इसमें क्या रहता है, छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं। और एक और बीमारी है आपका जेरोफ्लेमिया। ठीक है, क्या है, जेरोफ्लेमिया। इसमें क्या होता है, आपकी त्वचा मोटी हो जाती है, आंखें सूजने लगती हैं। तो ये रोग हैं। मेनली जो पूछा जाता है वो रतौंधी के नाम से, और बाकी के दोनों नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद इसका स्रोत क्या रहता है, कहाँ से ये चीज़ हमें मिल सकती है, तो ये है दूध से, अंडा से, पनीर से, हरी सब्जियों से, मक्खन से, ठीक है, ऑयल से। इन सारी चीज़ों से हमें क्या है, विटामिन ए जो है आपको वो प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया होता है। क्या होता है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स में क्या रहता है, इसमें बच्चों के, मतलब बच्चों के जो, या फिर बूढ़ों के भी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर या मुलायम हो जाती हैं। ठीक है। और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है उसमें, ये वयस्क में होने वाला बीमारी है, इसमें हड्डियां कमज़ोर या पतली हो जाती है। सेम चीज़ है। देखिए, रिकेट्स में क्या है, बच्चों में होता है, और ऑस्ट्रियोमलेशिया जो है वो क्या होता है, बूढ़ों में होता है। इसको छोड़ के विटामिन डी की कमी से बौनापन भी आता है, ड्वार्फनेस भी आती है। क्यों आती है, क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं उनका विकास ही नहीं हुआ है। अब इसकी कमी जो है, विटामिन डी की कमी, वो कहाँ से पूरी की जाती है, तो विटामिन डी जो है आपका तेल से, दूध से, अंडे से इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका विटामिन ई है। अच्छा, एक सवाल जो मुझे याद आया कि विटामिन ए जो है ना, वो वनस्पति से, या जो आपका क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक रूप से जो है ना, कैरोटीन से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसे, कैरोटीन से। और कैरोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, आपकी गाजर में। तो इसका एक स्रोत आपका क्या है, गाजर भी है। ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा विटामिन है उसका नाम होता है विटामिन ई, और इसको बोला जाता है टेकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया, ठीक है, एनीमिया जिसका मतलब होता है रक्त की कमी, ठीक है, ये बीमारी होती है। और ये बहुत घातक बीमारियों में से एक है। और इसके साथ ही साथ इसमें ना स्टेरिलिटी, जो बंध्यता बोलते हैं ना, प्रजनन क्षमता भी इससे कम होती है। इसके साथ ही साथ विटामिन ई की कमी से आपका वाइट मसल डिजीज़ भी होता है। वाइट मसल डिजीज़ को आप ये बोल सकते हैं कि श्वेत मांसपेशी रोग जिसको कहते हैं ना, ये होता है। तो विटामिन डी की कमी को कहाँ से पूरा करेंगे हम, तेल से, दूध से, ठीक है, आपके अंडे हैं, और हरी पत्तियों की सब्जियां, जैसे आपका पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सोयाबीन है, अंकुरित बीज है। इससे आपकी विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद है विटामिन के। विटामिन के को फिलोक्विनोन इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फिलोक्विनोन। और विटामिन के जो है, इसकी कमी से आपका क्या रहता है, अधिक रक्त का स्त्राव होता है। ठीक है। अधिक रक्त का स्त्राव का मतलब होता है कि जो थक्का है, ब्लड क्लॉट्स हैं, ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते। और अगर ब्लड क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं तो लगातार आपका क्या है, खून का बहाव होने लगेगा। और कभी कभार इसकी अधिक मात्रा से क्या रहता है ना, आपकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत घातक बीमारी है। और इसकी कमी को हम कहाँ से पूरा करेंगे, जो आपका टमाटर है, या जो आपकी हरी सब्जी है, ठीक है, मछली से, या आपके अंडे से, इनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी। इसको क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो कमी होती है ना, इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, क्या नाम होता है, स्कर्वी। और इसमें क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, या मसूड़ों से खून आने लगता है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी कमी को कहाँ से पूरा करेंगे, तो देखिए, जो सबसे बेस्ट सोर्स है ना, उसमें आपका आता है नींबू। ठीक है, आंवला। नींबू और आंवला में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका क्या है, विटामिन सी पाई जाती है। नींबू वर्गीय फल ही बोल सकते हैं। नींबू वर्गीय फल में आपका नींबू है, संतरा है, माल्टा है, ये सारी चीज़ें। इसमें क्या रहता है, जो आपका पूर्ण होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विटामिन सी के केस में, ये एक साल शायद बीएचयू में या कहीं आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसकी कमी को दूध या अंडे से पूरा नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अंडे या दूध में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, पर
विटामिन सी नहीं पाया जाता। इसके बाद बात करते हैं विटामिन बी 1 की। देखिए बी ना डिवाइड है अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। तो सबसे पहला विटामिन बी 1, जिसको क्या कहा जाता है आपका, थाइमीन। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, आप देख लेंगे। बेरी बेरी रोग जो रहता है ना, वो जनरली तंत्रिका तंत्र, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उससे संबंधित रहता है। इसके साथ ही साथ विटामिन बी 1 की कमी से शरीर में पायरुविक एसिड जो रहता है ना, अ, वो जमने लगता है, जिससे कि मांसपेशियाँ जो है आपकी वो दुर्बल होने लगती है, कमजोरी आने लगेगा आपका। तो ये कुछ चीज़ है। और विटामिन बी 1 की कमी से आपकी मुर्गियों में स्टार गेजिंग नामक एक रोग होता है। क्या होता है, स्टार गेजिंग, ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद इसकी कमी को कहाँ से पूरा करेंगे, तो देखिए इसकी कमी को बहुत सारे तरीक़ों से पूरा किया जा सकता है आपका। जैसे मूंगफली है, तिल है, बिना धुली दाल है, हरी सब्जियां हैं, दूध है आपका, साबुत दाना है। तो जनरली जो मेन रहता है ना, वो विटामिन बी जो है आपको कहाँ से मिलता है, दूध से, माफ़ कीजिएगा, दालों से। उसके बाद है विटामिन बी 2, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो है ना, वो आपका क्या होता है, चिलोप्सिस, ठीक है, नाम है चिलोप्सिस। इसमें क्या रहता है, आपके होठ जो है, होठ के किनारे फटने लगते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें ग्लोसाइटिस, ठीक है, क्या है, ग्लोसाइटिस नामक बीमारी भी होती है, जिसमें आपका क्या है, जवान सूजने लगता है। और एक बीमारी होती है डर्मेटाइटिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। क्या होता है, डर्मेटाइटिस, ये पूछा गया है, डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है ना, जनरली आपका जो त्वचा है ना, वो खुरदुरी पड़ने लगती है। और विटामिन बी 2 की कमी को आप कहाँ से दूर करते हैं, तो इसमें हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आपका खमीर होता है, मांस होता है, दूध होता है आपका, अनाज होती है। इन सारी चीज़ों से हम क्या है, इसके कमी को पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 को आपका निकोटिनामाइड या नियासिन कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, नियासिन, ठीक है, निकोटिनामाइड या नियासिन कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके पश्चात क्या रहता है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा जो रहता है ना, इसमें क्या रहता है आपका, जनरली डायरिया होता है, या फिर आपका जो बॉडी में कमजोरी आने लगती है, ठीक है। और इसको ना 40 नाम से भी जाना जाता है, पेलेग्रा को, जैसे डायरिया, डिसेंट्री, डर्मेंटाइटिस और डिमेंशिया। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, लिख लीजिएगा, डायरिया, डिसेंट्री, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। ये हैं जो रोग हैं या कमी से इससे होते हैं जो। और इसकी कमी को हम कहाँ से पूरा करेंगे, मांस से आपकी, मूंगफली है, आलू है, पत्तीदार सब्जियां हैं, इससे पूरा करते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 5, जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी से बाल सफ़ेद हो जाने लगते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये किसकी कमी से होता है, आपका विटामिन बी 5 की कमी से। साथ ही साथ यह हीमोग्लोबिन और हार्मोन के संश्लेषण जो रहता है ना, उसमें भी क्या करता है, कमी होने लगती है, ठीक है। देखिए सफ़ेद बाल का सफ़ेद होने का रीज़न ही ये रहता है कि हीमोग्लोबिन या हार्मोन जो है ना, वो कम हो गए। तो इसमें क्या रहता है कि ये इसके कमी को दूर करने का काम करता है विटामिन बी 5। अगर आपने विटामिन बी 5 कम खाया है तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसकी कमी को फिर गन्ना, टमाटर, मांस, दूध और इन सारी चीज़ों से क्या होता है, पूरा किया जाता है। साथ ही साथ आप लीवर या दूध भी, माफ़ कीजिएगा, लीवर या दूध, मैंने कहा है कि इसकी कमी को हरी सब्जियों से भी पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 6, जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, ठीक है। और इसको पायरिडॉक्सिन जो रहता है ना, इसकी कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। एनीमिया हमने पहले कहा, रक्त की कमी, बहुत खतरनाक रोग है। और साथ ही साथ इसकी कमी से आपका तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ियाँ आने लगती हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आने लगता है, या फिर टेंशन आने लगता है, ठीक है, मन बेचैन होने लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। और इसकी कमी को आप लीवर, मांस और अनाज से पूरा कर सकते हैं। लीवर मतलब पशुओं के लीवर से। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 7, जिसको बायोटीन या कभी कभार ये आपका दूसरे नाम से भी पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। इसको कहा जाता है विटामिन बी, फिर से मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी 7 जो है ना, इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी 7 बोल लीजिए या फिर विटामिन एच बोल लीजिए, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें इसकी कमी से क्या होता है, डर्मेंटाइटिस,
डर्मेटाइटिस का मतलब होता है मांसपेशियों का दुर्बल होना या फिर बालों का झड़ना। तो ये इसकी कमी से होता है, और इसकी कमी को फिर वापस से मांस, अंडा, यकृत या दूध से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B9, इसको फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से आपका मैंगलोब्लास्टिक, क्या होता है मैंगलोब्लास्टिक, जिसमें आपके मानसिक तनाव आने लगती हैं और शरीर का विकास थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, ये रोग होता है, और इसको मांस या दूध की कमी से पूरा करते हैं। देखिए विटामिन B11 जो है ना वो सैलिसिलिक एसिड है, और ये अभी तक इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च हुआ नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त है नहीं। नेक्स्ट देखेंगे विटामिन B12, जिसको आपका साइनो काबालामीन कहा जाता है। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है। क्या है? साइनो कोबालामीन या काबलामीन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से जो आपका है ना पर्सीनिया एनीमिया होता है। पर्सीनियस या पर्सीनिया एनीमिया बोलते हैं। रक्त का जो रेड ब्लड सेल है ना आपकी आरबीसी जिसको बोला जाता है, उसके कण बहुत छोटे होने लगते हैं। तो इसकी कमी को आप कहाँ से पूरा करेंगे? इसकी कमी को भी आपका जो है वो मांस, कलेजी या दूध से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और अ, तो ये आपका जो विटामिन वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट है वो आपका पानी या वाटर। आप सभी को पता होगा जिंदा रहने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गाना याद मत कीजिएगा। तो ये क्या रहता है, किसी भी जीव में, प्रत्येक जीव में तो सबसे पहली बात पानी पाया जाता है, बिना पानी के वो जीव जिंदा ही नहीं रह सकता है। अब ये विभिन्न अवस्थाओं में ना अलग अलग रहता है। जैसे इंसानों में कहते हैं कि 70% पानी होता है, तो ये ना कम और ज़्यादा होता है। कैसे कम और ज़्यादा होता है? आपका जो एम्ब्रियो पीरियड रहेगा उस टाइम आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी रहेगा। ऑलमोस्ट गौवंशी पशुओं की जब बात की जाती है ऑलमोस्ट में, तो 90% रहता है। फिर जन्म के बाद 75, फिर 5 से 6 महीने में 70, फिर ये धीरे 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 कम होने लगता है। और इसके कम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो विकसित हो रही है, आपके बॉडी में ऑर्गन्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से पानी जो है उसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, अब एक सवाल आपको पूछा जाता है मेटाबॉलिक वाटर। तो मेटाबॉलिक वाटर क्या रहता है? शरीर में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से जो जल प्राप्त होता है। ठीक है, जो आपके जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके ऑक्सीडाइजेशन से जो भी आपका वाटर रिलीज हो रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे हम? मेटाबॉलिक वाटर या उपापचय जल। 100 ग्राम वसा से 107 ग्राम जल मिलता है। अगर 100 ग्राम वसा का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उससे आपका कितना पानी निकलता है? लगभग 107 ग्राम के आसपास निकलता है। जबकि 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 60 ग्राम और 100 ग्राम प्रोटीन से 40 ग्राम पानी बनता है। मतलब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे सबसे ज़्यादा आपका पानी कहाँ से मिलता है? सबसे ज़्यादा पानी मिलता है आपके कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडाइजेशन से, माफ़ कीजिएगा, फैट के ऑक्सीडाइजेशन से, और सबसे जो कम रहता है वो प्रोटीन के ऑक्सीडाइजेशन से मिलता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए यार, ये तो बताने वाली चीज़ें है ही नहीं, हर चीज़ में आपका पानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पानी की मात्रा कम होती है तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, और अगर पानी की मात्रा 20 से 25% है तो बेचैनी लगने लगती है। आप देखेंगे ना कि पानी जैसे आपका होठ सूखने लगता है, शरीर अजीब लगता है, कमजोरी आने लगती है। तो ये कार्य ही है, आपको पूरा करना ही है। इसके बाद ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में कि ये डिज़ोल्वर या जो घोलक का काम करता है। किसी भी एलिमेंट्स को घोलना है तो भाई ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लाज्म का जो कोलाइडल नेचर है उसको बनाए रखने के लिए जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके बाद आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, आपका जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो है वो आपका है प्रोटीन। यह प्रोटोप्लाज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपको पता होगा कि जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजनस या नाइट्रोजन युक्त सब्सटेंस रहता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका प्रोटीन है वो क्या है, अमीनो अम्ल से मिलके बना रहता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटीन्स किससे बनते हैं। तो प्रोटीन जो है आपके अमीनो एसिड से मिलके बने रहते हैं। अब ये अमीनो एसिड्स जो है ना वो दो प्रकार के रहते हैं। क्या रहते हैं? अमीनो एसिड्स दो प्रकार के रहते हैं। एक रहता है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड्स और एक रहता है आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं वो पशु के शरीर में नहीं बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन कौन से हैं आपके? मिथियोनिन, अर्जिनिन, ये थियोनिन जो है ना, ये थियोनिन नहीं थ्रियोनिन है। ठीक है, क्या है? थ्रियोनिन, याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे। इसके बाद है आपका वेलाइन और ल्यूसीन। इन आवश्यक अमीनो अम्लों को भोजन में लेना
बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब ये एमिनो एसिड्स आपको चाहिए ही चाहिए, आप कहीं से भी खाइए लाइए, ज़रूरी है। इसके बाद दाल में मिथियोनिन नहीं होता है, जबकि गेहूं में वापस से क्या है, थियोनिन नहीं होता है, और मक्के में सिट्रोनिन, ठीक है, क्या है ये, सिट्रोनिन नहीं पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है आपका नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये पशु के शरीर में ही निर्माण होते हैं, और ये क्या करते हैं आपका, ये पूछा जाता है। तो ये सारे एंजाइम से मिलके बने होते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो रहता है उसके लिए प्रोटीन आवश्यक है आपका। सींग, खुर और नाखून में केराटिन नामक प्रोटीन जो रहता है वो पाया जाता है। इसके बाद भेड़ के ऊन में सल्फर नामक एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिसको मिथियोनिन कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको पूछी जाती है एग्जाम में, और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फैट। अब देखिए प्रोटीन में ना आपका क्रूड प्रोटीन आपने सुना होगा, क्रूड प्रोटीन। तो क्रूड प्रोटीन प्रोटीन को ही कहा जाता है, ठीक है। क्रूड प्रोटीन का मतलब होता है कच्चा प्रोटीन, मतलब प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। और इसका निर्माण कैसे होता है आपको पता है कि अमीनो एसिड्स जब टूटते हैं तो इसका निर्माण होता है। और जो आपका प्रोटीन है ना, ये वापस से दो प्रकार जो रहता है ना, कच्ची प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन जो रहता है उसमें भी दो प्रकार रहते हैं। एक को बोलते हैं ट्रू प्रोटीन, और एक को बोलते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फैट या वसा। तो वसा जो है ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है भाई। फैट में जितनी एनर्जी मिलती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। इसके द्वारा आपातकाल में ऊर्जा दी जाती है, ठीक है। आपको जब एनर्जी चाहिए होगा, आप देखिएगा कि जब भी आप कोई फैटी चीज़ें खाती हैं फैट वाले, तो उससे आपको एनर्जी आने लगता है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो पंजाब वाले हैं घी खाते हैं तो ताकत मिलती है। देखो यही रीज़न है यार, फैटी चीज़ें में ना एनर्जी बड़ी रहती है। भले वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, आपका बॉडी का फैट भी इंक्रीज करेगा, बट एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। और इस बात का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अर्थात अगर 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम फैट से आपका 9.3 कैलोरी, देख रहे हैं, डबल से भी ज़्यादा प्राप्त होता है। दैट्स वाई फैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर एनर्जी। इसके बाद है आपका वसा जो है, वशीय अम्लों या फैटी एसिड से मिलके बना रहता है। जैसे आपका प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से, वैसे आपका फैट किससे बना रहता है, फैटी एसिड से। अब ये जो फैटी एसिड रहते हैं, ये दो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं आपके। एक है आपका लिनोलेक एसिड, और दूसरा है आपका लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला क्या है आपका लिनोलेक एसिड, और दूसरा क्या है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद का जो है आपका खनिज पदार्थ, या जिसको मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स में मुख्यतः कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम पाए जाते हैं, और इनकी मात्रा पशुओं में 3 से 5% तक होती है, ठीक है। और क्या क्या इनके रो मतलब फंक्शंस हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक है। सल्फर जो है वो ऊन, बाल और सींग के निर्माण के लिए आवश्यक है। पोटेशियम जो है ये रक्त के लिए आवश्यक है। अब कुछ जो आपके आहार हैं उनमें कितना खनिज लवण पाया जाता है, देखिए जो खनिज लवण में ना आपके रेशे भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो फाइबर्स किसी ने पूछा था, फाइबर्स क्या है, वो फाइबर्स भी इसी में रहते हैं। तो जैसे सूखा चारा है उसमें 6 से 6.5% आपका खनिज लवण। खलियाँ जो रहती हैं, केक्स रहते हैं, ऑयल केक्स, उसमें 5 से 6%। हरा चारा जो ग्रीन पाउडर्स रहते हैं उसमें 1 से 2.5%। और जो बोन मील है उसमें 12 से 15, सबसे ज़्यादा बोन मील में पाया जाता है, ठीक है। लास्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे आपको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, और भाई ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ मैं जो अभी बताने वाला हूँ ये पेपर में पूछा गया है। पशुओं के भोजन में कार्बोहाइड्रेट का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि पौधों का 3/4 भाग कार्बोहाइड्रेट से ही बना रहता है। समझ रहे हैं, मतलब 75% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से, समझ रहे हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है ना उसमें आपका सेल्यूलोज, जो फाइबर बोल रहा था ना, फाइबर हो गया, स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी किस में रहती हैं, कार्बोहाइड्रेट में पाई जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि
जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना रहता है, CHO। आपको पूछा गया सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना रहता है, ये रिसेंटली शायद 1-2 साल के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका क्रूड फाइबर, ठीक है, मतलब आपका जो इसको हिंदी में बोला जाता है तंतुमय पदार्थ, जो फाइब्रस आप पूछते हैं ना एग्जाम, शायद किसी का डाउट भी था कि फाइब्रस मटेरियल या रेशा क्या होता है, तो इसी को बोला जाता है आपका क्रूड फाइबर। और दूसरा रहता है आपका सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। तो क्रूड फाइबर क्या रहता है आपका, पौधे के तनों को वह भाग जो कठोर व रेशे वाला होता है उसी को क्या बोला जाता है, क्रूड फाइबर। उदाहरण के लिए आपका सेल्यूलोज है, लिग्निन है, हेमीसेल्यूलोज है। और इन कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ जुगाली करने वाले पशु ही पचा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें रोमंथिका रूमेन रहता है ना उसमें बैक्टीरिया के द्वारा इन सारी चीज़ों का फर्मेंटेशन होता है। जो आपके नॉन ल्यूमिनेंट हैं उनमें कैपेबल मतलब कैपेसिटी नहीं होती है आपकी क्रूड जो आपका फाइबर है उसको डाइजेस्ट करने की। नेक्स्ट है आपका घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो आपका सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, ये आसानी से आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और ये अनाज या फिर जो अनाज के उपजात रहते हैं उसमें पाया जाता है। और नॉन ल्यूमिनेंट एनिमल्स इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आपके आज का क्लास जो कि आपके एलिमेंट या कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट से था। देखिए इनमें से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और जो चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।